अमेरिका, रूस, चीन और ईरान ईरान को अब दुनिया का चौथा पावर सेंटर मान लेना चाहिए। जी हां, अमेरिका के मीडिया में कुछ इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमेरिका में यह भी चर्चा होने लगी है कि पश्चिमी देश ईरान को एक कमजोर मुल्क मान रहे थे, वो दुनिया के नए पावर सेंटर के रूप में उभर गया है। 40 दिनों की जंग ने ईरान को लेकर दुनिया और खास तौर से वेस्ट का नजरिया बदल कर रख दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के मशहूर रणनीतिकार भी अब मान रहे हैं कि ईरान वो नहीं है जो हम उसे समझ रहे थे। 40 दिनों की भीषण जंग के बावजूद ईरान सीना ठोक कर अमेरिका के सामने खड़ा है। पहले नजरिया ये था कि ईरान कितना कमजोर हो चुका है, लेकिन अब अचानक बहस का रुख बदल गया है। अब ये माना जाने लगा है कि ईरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही इसराइल ने अमेरिका का साथ पाकर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या कर दी, लेकिन बावजूद इसके ईरान संभला और अमेरिका और इसराइल दोनों से एक साथ तगड़ा मुकाबला किया। जाने तो ईरान में भी गई, लेकिन उस पर कुर्बानी का जज्बा हावी रहा। उसने धैर्य, तकनीक, रणनीति और एडवांस हथियारों से जंग न सिर्फ लड़ी, बल्कि अमेरिका की ऐसी नस दबा ली कि अब अमेरिका जंग से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। मानता कोई नहीं है, लेकिन जानती दुनिया है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में वर्चस्व को चुनौती तो मिली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी अमेरिकी रणनीतिकार रॉबर्ट पेप का एक लेख छपा था, जिसमें कहा गया था कि ईरान बिखर नहीं रहा, बल्कि होर्मुज का इस्तेमाल करके वो एक टिकाऊ ताकत बन गया है। तब लोगों को उनकी बात अजीब लगी थी, लेकिन बदलती सूरत हाल में वही बात एक सच्चाई बन चुकी है। रॉबर्ट पेप ने समझाया कि आखिर ईरान के हाथ में ऐसी कौन सी चाबी है। इसका जवाब है आबनाए होर्मुज या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये दुनिया का वो सकरा समंदरी रास्ता है जहां से हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ये पूरी दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% है। ईरान ने होर्मुज में न सिर्फ अपनी नेवी लगाई, बल्कि वो मजबूती से डटा भी रहा, मुकाबला भी किया। इसीलिए उसे चौथी विश्व शक्ति या वर्ल्ड पावर मान लेना चाहिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान में चीजों को कंट्रोल करने और ऑपरेट करने की सलाहियत है। ऐसे में उसे अब हल्के में लेना या नजरअंदाज कर देना एक बड़ी भूल होगी। आपको उससे डील करना ही पड़ेगा। अमेरिकी एक्सपर्ट रॉबर्ट पेप कहते हैं कि जो भी देश होर्मुज जैसे चोक पॉइंट को कंट्रोल करेगा, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करने की ताकत रखेगा। उनका कहना है कि इन हालात ने दुनिया के सामने एक गहरी चुनौती पेश कर दी है। अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो पूरी दुनिया ईरान को ग्लोबल पावर का चौथा सेंटर मान ले, या फिर ईरान के इस दबदबे को तोड़ने के लिए जबरदस्त जंग छेड़े। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत भी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। निहत्थे नाविकों को जान से मारने वाले अमेरिका की आज वो पुल खुल गई जो अब तक किसी ने सुनी ही नहीं होगी। आज इस वीडियो में हम आपको जिंदा बचे एक ईरानी नाविक की जुबानी वो पूरी कहानी सुनवाएंगे, जब हमला इस कदर हुआ कि देखते ही देखते निहत्थे बिना हथियार के ईरानी नाविकों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। वो तड़पते रहे, उन्हें समंदर में डुबोकर मार दिया गया। हालांकि कुछ नाविक जिंदा जरूर बचे। उन्हीं में से एक नाविक आज बता रहे हैं अपनी वो पूरी कहानी। दरअसल ये पूरा मामला ईरान के युद्धपोत आयरिस डेना से जुड़ा है, जो भारत के विशाखापत्तनम बंदरगाह पर नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद अपने देश लौट रहा था। जहाज हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था, यानी वो इलाका जहां किसी तरह का युद्ध घोषित नहीं था। लेकिन इसी दौरान तड़के करीब 3 से 3:30 बजे भोर के वक्त ऐसा हमला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इस जहाज पर मौजूद नाविक हामिद मोमेने ने जो बताया वो चौंकाने वाला भयावह है। उनके लफ्जों में, हम किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, हमें कोई चेतावनी नहीं दी गई और अचानक हम पर हमला हो गया। यह हमला एक पनडुब्बी से किया गया और पहला टॉर्पीडो सीधे जहाज से टकराया। उस वक्त जहाज पर 104 नाविक मौजूद थे, सभी अपनी अपनी पोस्ट पर तैनात थे। शुरुआती हमले में कोई हताहत नहीं हुआ,
लेकिन जहाज पूरी तरीके से हमारा क्षतिग्रस्त हो गया था। धीरे धीरे पानी भरने लगा था और हालात बिल्कुल काबू से बाहर होने लगे। अगर अमेरिकियों का मकसद सिर्फ हमारे जहाज को नुकसान पहुंचाना होता तो वो किसी और हिस्से को निशाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि असली लक्ष्य हम लोग थे उनके। इसके बावजूद जहाज का कोई भी नाविक पीछे नहीं हटा। हम कुल 104 लोग थे और कोई भी अपनी जगह से हट नहीं था। कोई भागने नहीं चाहता था, कोई दूर नहीं जाना चाहता था। हम आखिरी वक्त तक डटे रहे। हमारे लिए ये जहाज सिर्फ एक वेसल नहीं था, ये हमारी जमीन जैसा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जहाज डूबने लगा और आखिरकार वो पल आया जब नाविकों को समंदर में कूदना पड़ा। हम रात करीब 11 बजे तक जहाज के साथ रहे, लेकिन फिर हमें पानी में उतरना पड़ा और श्रीलंका के तट की ओर तैरना पड़ रहा था। चारों तरफ उस वक्त गहरा समंदर ही दिख रहा था, ऊपर अंधेरा छाया हुआ था और जान बचाने की हमारी जद्दोजहद और जंग थी। हम सभी नाविक कई किलोमीटर तक तैरते रहे और बाद में श्रीलंकाई नौसेना ने हमें बचाया, लेकिन तब तक आयरिश डेना पूरी तरीके से हमारा समंदर में समा चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर यह हमला अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ, अगर कोई चेतावनी नहीं दी गई और अगर जहाज किसी युद्ध मिशन पर था ही नहीं, तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन नहीं था? वो अमेरिका जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताकर ईरान पर हमला करता है, वही अमेरिका यहाँ पर अपना वो रूप दिखाता है जिसे दुनिया देखना या तो पसंद नहीं करती या देखकर अपना मुंह छिपा लेती है। ईरान इसे एक अनुचित हमला बता रहा है और अब यह मामला सिर्फ दो देशों के बीच के तनाव का नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ा सवाल भी बन चुका है, एक धब्बा बन चुका है। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय पानी में भी जहाज सुरक्षित नहीं, तो फिर दुनिया में सुरक्षा और सुरक्षित कौन लोग हैं, कहां के लोग हैं और कैसे लोग हैं? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्ता से पहले ही ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही अमेरिका पर सीज फायर के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही वार्ता को लेकर अब अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद आई, जिसमें उन्होंने डील नहीं होने पर बम गिराने की बात कही थी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने लिखा कि ट्रंप घेराबंदी करके और युद्ध विराम का उल्लंघन करके अपनी कल्पना में इस बात की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदलना चाहते हैं या फिर से युद्ध भड़काने को सही ठहराना चाहते हैं। हम धमकियों के साये में बातचीत स्वीकार नहीं करते। पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में अपने नए पत्ते खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत की ईरान की कोई योजना नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर सीज फायर का उल्लंघन कर कूटनीति को कमजोर करने के आरोप लगाए थे। हालांकि खबरें ये भी आई कि ईरान दूसरे दौर की बातचीत के लिए इच्छुक है। बहरहाल अब तक आधिकारिक तौर पर वार्ता में शामिल होने को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाकेई ने समुद्री प्रतिबंधों सहित अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि बिना किसी स्पष्ट ढांचे के ईरान नई वार्ता में भाग नहीं लेगा। उन्होंने दोहराया कि यूरेनियम संवर्धन और रक्षा से संबंधित मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्माइल बाकी ने ओमान सागर में एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर अमेरिकी हमलों का जिक्र भी किया और इसे समुद्री समझौतों का उल्लंघन और आक्रामकता करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने लेबनान के खिलाफ इजरायली उल्लंघन और आत्मरक्षा के दावों की भी आलोचना की। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को पाकिस्तान वार्ता में होना चाहिए। उन्होंने कहा, हम वहां जाने के लिए सहमत हुए हैं। साथ ही चेतावनी भी दे दी कि अगर सीज फायर खत्म हो गया तो बमबारी भी कर दी जाएगी। वहीं ब्लूमबर्ग से बातचीत में उन्होंने कहा था कि इस बात की संभावनाएं कम ही है कि 2 हफ्ते के सीज फायर को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि ट्रंप की बातों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि युद्ध आगे तेज हो सकता है। हाल फिलहाल में होर्मुज जलडोंगरू मध्य में जो भी गतिविधियां हुई है, जैसे कि ईरानी शिप को अमेरिका द्वारा कब्जा किया जाना और इसके अलावा समुद्र में जो नाकेबंदी है वो तेज होना, साथ ही साथ ईरान का किसी भी व्यापारिक जहाज को ना गुजरने देना, ये तमाम घटनाएं दर्शाती हैं कि आने वाले समय में युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। और ये जो 14 दिन का सीज फायर था वो सिर्फ एक सेफ विंडो के लिए था। देखना ये होगा कि युद्ध आगे किस ओर रुख करता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ ईरान क्या रुख अपनाता है।